Hello everyone. Today we will discuss introduction and origin about pharmaceutical legislation in India. So before to start with the introduction and origin of this legislation, let's see what is the pharmaceutical jurisprudence, because this topic comes under the subject pharmaceutical jurisprudence. So before to see what is pharma jurisprudence, let's see what is jurisprudence. So jurisprudence, it is the study of fundamental legal principles and it is the science and philosophy of law. जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है? ये कुछ बेसिक लीगल प्रिंसिपल्स बताता है और ये साइंस एंड फिलोसॉफी है, कुछ शास्त्रीय एंड और कुछ लॉजिकल जो लॉज है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जिसे कि हम कलेक्टिवली कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस. व्हाट इज द फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस? इट इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी which deals with knowledge of laws relating to drugs, pharmaceuticals and pharmacy profession. फार्मास्यूटिकल jurisprudence क्या है? ये एक फार्मेसी की ब्रांच है जो कि हमें इंफॉर्मेशन देती है लॉज के बारे में, मतलब कि कानून के बारे में जानकारी देते हैं. किसके तहत या किसके रिलेशन में हमें कानून बताता है? ये फार्मास्यूटिकल jurisprudence रिलेटेड टू ड्रग्स, pharmaceuticals and pharmacy profession. That is the pharmaceutical jurisprudence. Now in this subject the first topic comes, that is the pharmaceutical legislation in India. So let's start with the introduction and origin of pharmaceutical legislation in India. So in this video we are going to see, first we will see introductory points of legislation, then what is the purpose behind legislation and origin of pharmaceutical legislation. So after watching this video you will be able to explain or discuss about origin and development of pharmaceutical legislation. So if we see the introduction, we will deal with the law. So what does law intends? Law intends to regulate and control various aspects of social life. कानून या फिर कुछ नियम कहते हैं हम, या फिर कुछ रूल्स रेगुलेशंस कहते हैं, ये क्या करते हैं? ये कंट्रोल में लाते हैं, ये नियंत्रण में लाते हैं जो भी एस्पेक्ट्स है हमारे सामाजिक लाइफ के, जो भी कुछ पहलू है या फिर जो भी कुछ पहलियां है, इन्हें कंट्रोल में लाने के लिए, इन्हें काबू में लाने के लिए कौन रहता है रिस्पॉन्सिबल, या किसकी बेस पे, किसके बुनियाद पे हम ये चीज़ें कंट्रोल में लाते हैं? लॉ, जिसे हम रूल्स रेगुलेशंस भी कह सकते हैं. हमें अगर किसी को धमकाना हो, या हमें अगर किसी को नियंत्रण में लाना हो, या हमें अगर किसी से डरना होता है, ये पहली बात तो हम भगवान से डरते हैं, दूसरी हम कुछ कानून से डरते हैं, मतलब रूल्स रेगुलेशन से डरते हैं. सो ये लॉ का मतलब ही है, इट इंटेंड्स टू रेगुलेट, कंट्रोल वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ. सो द एस्पेक्ट मे बी सोशल, it may be economical, it may be political as per the legislation is concerned. लेजिस्लेशन का मतलब है कानून व्यवस्था. सो ये कानून व्यवस्था हमारे सामाजिक लाइफ से डिपेंड है या जुड़ी हुई हो सकती है, हमारे आर्थिक या इकोनॉमिकल लाइफ से जुड़ी हो सकती है, या फिर कुछ पॉलिटिकल, या जिसका मतलब है राजनीति से भी जुड़ी हो सकती है. सो इट इज मिक्स्ड. The pharmaceutical legislation is such a mixed legislation which covers all aspects of society. ये सारी बातों को कवर करता है, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, इसलिए हम फार्मा लेजिस्लेशन को मिक्स्ड लेजिस्लेशन भी कहते हैं. तो ये रही कुछ इंट्रो. अब हम देखेंगे पर्पस क्या है, पर्पस क्या है या फिर उद्देश्य क्या है फार्मा लेजिस्लेशन लाने के लिए. टू एंश्योर दैट द पेशेंट रिसीव्स ड्रग ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी, tested and evaluated for safety as well as efficacy for their intended use. So pharmaceutical legislation लाने के पीछे एक उद्देश्य है कि पेशेंट को हमें गारंटी देनी है, और हम किसके बेस पे गारंटी देते हैं? कानून के बुनियाद पे, कानून के बेस पर, कि ड्यू टू सम लेजिस्लेशन, ड्यू टू लॉज, ड्यू टू रूल्स रेगुलेशंस, ड्यू टू स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस, द पेशेंट विल रिसीव ड्रग्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी. जो भी हमें डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलता है वो क्वालिटी की वजह से मिलता है. टेस्टेड एंड इवेल्युएटेड फॉर सेफ्टी, सुरक्षित होने चाहिए ड्रग्स, और इसके लिए वो ड्रग टेस्टेड भी होने चाहिए, इवेल्युएटेड भी होने चाहिए.
सिर्फ सुरक्षित ही नहीं, वो परिपूर्ण भी होने चाहिए। और इन सब बातों की गारंटी हमें मिलती है ड्यू टू द लेजिस्लेशन। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेशन की वजह से मैन्युफैक्चरर पर या फिर सेल डिस्ट्रीब्यूटर पर ये दबाव रहता है कि, या फिर ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि पेशेंट के हाथ में जो दवाइयाँ जाती है वो करेक्ट क्वालिटी की है, मतलब ये डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट देंगी, ये टेस्टेड है, इवेल्युएटेड है, किसके लिए इनका टेस्ट किया गया है, ये सुरक्षित है पेशेंट के हेल्थ के लिए, और ये परिपूर्ण भी है। और ये इन सब बातों की गारंटी देती है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की वजह से हमें ये सब बातें गारंटेड मिलती है। सो दैट इज द पर्पस। 2 मार्क के लिए पर्पस पूछा जा सकता है। सो द पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन इज वी गेट द गारंटी। नाउ वी सी इट इज एसोसिएटेड विद द हेल्थ ऑफ सोसाइटी। नाउ व्हाट इज द ओरिजिन? इसका मूल स्थान क्या है? कहाँ से फार्मेसी प्रोफेशन का उगम हुआ या फिर कहाँ पे ये इमर्ज हुआ? सो फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार इंडिया में अ केमिस्ट शॉप वाज ओपन इन 1811 बाय मिस्टर बैथगेट हु केम टू इंडिया विथ ईस्ट इंडिया कंपनी इन कलकत्ता। हम सबको पता है कि भारत जो डिपेंडेंट था, मतलब ब्रिटिश लोगों ने हम पे जो रूलिंग किया था, वो आए थे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आए थे, और हम पे वो उनका सब हुकूमत चला के गए। सो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिस्टर बैथगेट भी आए थे 1811 में, जिन्होंने पहले इंडिया में केमिस्ट शॉप ओपन किया। इसके लगभग 100 साल बाद इन 1910 अनदर फर्म, दिस फर्म स्टार्टेड अ मैन्युफैक्चर ऑफ टिंक्चर एंड स्पिरिट। इसी फर्म ने टिंक्चर और स्पिरिट का मैन्युफैक्चर भी स्टार्ट किया। इन 1821 अनदर फर्म स्मिथ स्टैनिस्टेट एंड कंपनी स्टार्टेड एपोथेकरी शॉप एंड ऑल्सो दे कमेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग इन 1918। 1821 में एक फर्म आई स्मिथ स्टैनिस्टेट कंपनी, जिन्होंने एपोथेकरी शॉप खोला। एपोथेकरी का मतलब अ पर्सन हु प्रिपेयर्ड मेडिसिन एंड हु सोल्ड द मेडिसिन। ऐसा इंसान कि जो मेडिसिन बनाता है और बेचता है, इसे एपोथेकरी कहते थे। आज के दौर में हम फार्मेसी कहते हैं इसे। सो 1821 में ये बनाया गया एपोथेकरी शॉप, और इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी कमेंस किया 1918 में। Now what happened next? In 1901, Acharya Praful Chandra Ray started a small factory, Bengal Chemical and Pharmaceutical Works. 1901 में आचार्य पीसी रे ने क्या किया? एक बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स नाम का एक छोटी फैक्ट्री ओपन की। In 1903, Professor T.K. Gajjar started a small factory at Parel, which also led to development of Alembic Chemical Works at Baroda. 1903 में प्रोफेसर टी.के. गज्जर ने परेल में, मुंबई में एक छोटी कंपनी ओपन की, और उसका कारोबार बढ़ता गया। अब बड़ौदा में भी उसका अलेम्बिक केमिकल वर्क्स करके एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हमने अब तक देखा 2-3 केमिस्ट शॉप थे, 2-3 स्मॉल फैक्ट्रीज थी। ये तो पूरे भारत की जो भी डिमांड्स है दवाइयों की, या द डिमांड्स ऑफ मेडिसिन बाय पेशेंट, वो पूरी करने के लिए क्या नहीं थी? परिपूर्ण नहीं थी या फिर काबिल नहीं थी। So still these units were not efficient and sufficient to fulfill the requirements of Indian public. Efficient मतलब परिपूर्ण, और sufficient मतलब कि ये पूरी नहीं पड़ पा रही थी, मतलब डिमांड और सप्लाई इसके बीच जो बैलेंस नहीं बना रहता था। और सेकेंड चीज एफिशिएंट नहीं थी, मतलब ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी या फिर परिपूर्ण नहीं थी। सो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स वेर इम्पोर्टेड फ्रॉम फ्रांस, यूके एंड जर्मनी। सो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से देशों से हमारे भारत में इम्पोर्ट होता था ड्यूरिंग बिफोर द इंडिपेंडेंस। सो वी वेर इम्पोर्टिंग ड्रग्स फ्रॉम फ्रांस, यूके एंड जर्मनी। सो व्हाट हैपेंड? ये डिमांड और सप्लाई बैलेंस नहीं वो हो रहा था, इसकी वजह से क्या हुआ? आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द सिचुएशन वॉज चेंज। ये जो हालात थे वो बदलते गए और भी बिगड़ते गए। सो चीपर ड्रग्स वेर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। सस्ते से सस्ते दवाइयाँ भारत के बाहर से इम्पोर्ट की जाती थी। द सिचुएशन बिकम वर्स्ट when Indian and foreign concerns entered into competition with imported medicine at cheaper cost. ये हालात और भी बिगड़ते गए, become worst, और भी खराब होते गए
जब इंडियन और फॉरेन कंसर्न्स मतलब भारतीय कंपनी और विदेशी कंपनियों ने भी इस कंपटीशन में एंटर किया, और इनमें कंपटीशन क्या थी, चीपर कॉस्ट की दवाइयाँ भारत में बेचनी है और भारत में खरीदनी है। सो ये थी हालात कि जिसके वजह से और भी हेल्थ एस्पेक्ट्स बिगड़ते गए। इसका परिणाम क्या हुआ, एज अ रिजल्ट अनहेल्दी कंपटीशन ग्रू अप एंड द इंडियन मार्केट गॉट फ्लडेड विथ इन्फीरियर सबस्टैंडर्ड एंड हार्मफुल ड्रग्स। इसकी वजह से क्या हुआ, अनहेल्दी कंपटीशन लाया गया, क्योंकि सस्ते से सस्ते दाम में दवाइयाँ बेची गई, क्वालिटी के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज किया गया। सो इंडियन मार्केट गॉट फ्लडेड, फ्लड का मतलब है बाढ़। सो बाढ़ आई इंडियन मार्केट में, किसकी बाढ़ आई, इन्फीरियर सब स्टैंडर्ड एंड हार्मफुल ड्रग्स। दवाइयाँ हार्मफुल थी मतलब घातक थी, डेंजरस थी हमारे हेल्थ के लिए और नीचे दर्जे की थी, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की थी। सो इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों में अवेयरनेस तो इतना नहीं था, लेकिन कुछ लीडर्स थे बिफोर इंडिपेंडेंस, सो जिन्होंने प्रेशराइज किया गया विद दिस इशू, पब्लिक मेड गवर्नमेंट टू टेक नोटिस ऑफ सच सिचुएशन ऑफ ड्रग ट्रेड एंड इंडस्ट्री। सो पब्लिक ने गवर्नमेंट पर, तब की गवर्नमेंट जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन पर यह दबाव लाया गया कि इन सब हालात में आप ये जो ट्रेडिंग चल रहा है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, इस पर ध्यान दे। तो थिंक अपॉन इंट्रोडक्शन टू इफेक्टिव लेजिस्लेशन, ऐसी एक लेजिस्लेशन लाई जाए, ऐसी एक कानून व्यवस्था लाई जाए टू कंट्रोल इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग। जो कानून व्यवस्था ड्रग्स का इंपोर्ट भारत में, मैन्युफैक्चर जिसका हम प्रोडक्शन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण एंड सेल जो बेचे जाते हैं, मेडिसिन इंपोर्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों पर एक ऐसी कानून व्यवस्था लाई जाए जो देश भर में एक हो और ये इन सब चीज़ों पर कंट्रोल हो, उसका कुछ अमल हो। इसके लिए पब्लिक ने गवर्नमेंट पर क्या किया, प्रेशर लाया। सो ये थी इंट्रोडक्शन और ओरिजिन फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया की। अगले वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। थैंक यू सो मच।